हेलो बच्चों। Hello everyone, how are you all? I welcome you all to the Physics Wala Foundation channel, Udan Batch. Alright, so by now we have completed chapter 1 of economics, chapter 1 of political science. Now we have started with chapter 2 of economics, that is sectors of Indian economy. And today we are doing its final part, that is the lecture 2 of sectors of Indian economy. Before that, I would like to tell you दैट जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं, जब भी हम कोई पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर करते हैं, तो उसके फ्लाई हाई के क्वेश्चंस के जो बच्चों के नाम होते हैं वो मैं पॉलिटिकल साइंस वाले लेक्चर में क्लियर करूंगी. ओके, आई विल रीड आउट देयर नेम्स उस वाले लेक्चर में. और इको के बच्चों के नेम जो इको का चैप्टर करते हैं और इको में जो आप फ्लाई हाई क्वेश्चंस के आंसर देते हो उसके मैं इको के चैप्टर में, इको के लेक्चर में लूंगी नेम्स. By now I think this thing is clear. Okay, without wasting any time, let us start. All right, so this was the fly high question जिसके सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए. Very nice, proud of you all. So the question was GDP is the total value of dash produced during a particular year. Of course सबके आंसर्स ठीक थे and the answer is this one, B part, all final goods and services. And the children, the first 5 children जिन्होंने सही आंसर दिए और सबसे पहले दिए, the names are as follows. First is Prayag Joshi, second Soumya Bhushan, third Manan Vilani, fourth Parima Verma, and fifth is Girish. All right, children, thank you for participation. Everyone is participating in the fly high question, which is very nice. Okay. Now let us start. Of course we have done primary, secondary and tertiary sector. Primary sector में हमने ये देखा था कि primary sector of जो economic activity होती है, it is related to agriculture sector. Mostly agriculture होती है. सेकेंडरी क्या होती है? जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे मशीन्स होते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. एंड द थर्ड वाज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर के अंदर मोस्टली क्या होता है? सर्विसेज होती है. एंड ऑफ कोर्स टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, दे हैव देयर ओन प्रोफेशन, बट ऑफ कोर्स दे प्रोवाइड अस सर्विसेज. वो हमें कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका सर्विस सेक्टर में काउंट होता है. आई होप बाय दिस everything like 3 sectors are clear to you. Today we are starting with, if we'll see the graph, today we'll start with the graph. अगर हम ग्राफ देखें 1793 to 1794, that is 1 year, and opposite is 2013 and 2014 का ग्राफ. अब इसके अंदर क्या है? हमें ये जो कंपैरिजन हमने लिया है, इसको जो बुक में कंपैरिजन दिया है, why have that taken 40 years of difference just because to show us कि ये कंपेरेबल है, कंपेयर कर सकते हैं इसको, एंड दीज आर ऑथेंटिक डेटा. कोई झूठ डेटा नहीं है, विच इज ऑथेंटिक, इसलिए वी कैन कंपेयर, हम अच्छे से कंपेयर करके समझ सकते हैं. Alright, so of course you will see the blue part represents the primary sector, the red part represents the secondary sector जो कि manufacturing वाला होता है, and the green part represents the tertiary sector. tertiary sector क्या होता है? जहाँ पे services होती है. ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना विजिबल, क्लियरली विजिबल है कि ऑफ कोर्स द ग्रीन पार्ट अगर हम 13-14 में देखें इज ज्यादा, विच मीन्स कि जो सर्विसेज सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो बहुत ज्यादा ओवर द पीरियड ग्रो हुआ है. और क्यों ग्रो हुआ है उसके ऑफ कोर्स वी विल सी द रीजंस, बट अगर देखें तो ऑफ कोर्स अगर हम सब बिल्कुल 1973 और 74 में देखेंगे, सो दिस ब्लू पार्ट दैट इज प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा लीड पे था. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि तीनों सेक्टर्स नहीं ग्रो हुआ, तीनों भी ग्रो हुए हैं. प्राइमरी भी ग्रो हुआ है, सेकेंडरी भी ग्रो हुआ है, बट ज्यादा कौन सा ग्रो हुआ है? टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर ज्यादा ग्रो हुआ है, वहां पे सर्विसेज ज्यादा, मतलब जो एंड जो हम अगर हम देखें तो वहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुई है. सो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अगर हम देखें तो इट इज ऑफ टर्शरी सेक्टर. Okay, tertiary sector. Now, why there is increase in this tertiary sector? Tertiary sector में increase ऐसा क्यों हुआ है? So we'll divide our understanding into 4 parts. अब हम देखें, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बेसिक सर्विसेज तो चाहिए होती है ना, बी इट कोई भी बेसिक सर्विस, टेलीफोन हो या नॉर्मल, अगर हमें पुलिस वाली अगर हम सर्विसेज देखें तो बेसिक सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो बेसिक सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है अगर हमें एक पूरा देश चलाना है, विच इज ऑफ कोर्स लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द टर्शरी सेक्टर. तो अगर हम देखें, देयर इज अ नीड in any country
there is need of basic services. And these basic services are very important, which leads to the rise of tertiary sector. Basic services जैसे कि related to education है, related to health है, related to banking है, related to alright, related to अगर हम पुलिस देखें, so these all are counted into the basic services and there are many more basic services जो बहुत basic चाहिए होती है हर किसी country में. Of course अगर वो basic services होंगी, it will lead to the tertiary sector. नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अगर हम सेकंड देखें, सेकंड इज ऑफ कोर्स कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, प्लस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके अंदर अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू टर्शरी सेक्टर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, ऑफ कोर्स दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ऑफ कोर्स अगर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा गेहूँ उगेगा, ज़्यादा उनके पास अच्छे तरीके होंगे उगाने के, उसको बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे. That growth will automatically shift to secondary sector. Secondary sector के अंदर वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और अगर वहाँ पे डेवलपमेंट है वो ज़्यादा कर पा रहे हैं, that will automatically lead to tertiary sector जहाँ पे सर्विसेज उसकी ज़्यादा ग्रो होंगी, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा, लोगों की तरफ ज़्यादा पहुँचेगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द tertiary sector. tertiary sector इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि इफ देयर इज डेवलपमेंट, if there is development in primary sector, I am not writing pura primary, I am writing P, primary sector, and secondary sector, it will automatically lead to a rise in tertiary sector. Rise in tertiary sector plus tertiary sector का भी development होगा because they are all interlinked or all interdependent. If there is development in primary sector and secondary sector, it will automatically lead to development of tertiary sector. और अगर tertiary sector में वो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो टर्शरी सेक्टर की ये जो हमारा है जीडीपी ऑफ कोर्स बढ़ती है, सर्विसेज और गुड्स बढ़ते हैं. ऑलराइट, नाउ थर्ड इज, आई विल मार्क इट एज 2. नाउ थर्ड विल बी इनकम लेवल राइज. अब ये देखो कि ऑफ कोर्स मेरे पास इनकम ज़्यादा है, मेरे पास पैसे हैं, अगर मेरा इनकम लेवल राइज होगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज होगा. ठीक है, कल अगर मैं किसी नॉर्मल चाय की दुकान पे चाय पी रही हूँ तो नेक्स्ट ऑफकोर्स अगर मेरे पास पैसे होंगे तो आई विल बी वांटिंग टू गो इन अ फैंसी रेस्टोरेंट. ऑफकोर्स हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे गोल्स होते हैं वो भी तो राइज करते हैं ना, वो भी तो डेवलप करते हैं ना. तो ऑफकोर्स हमारा इनकम लेवल अगर अच्छा होगा, हमारे पास इनकम होगा, हमारा इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी डेवलप होगा. रिमेंबर, डेवलपमेंट इज जो हमें पहला चैप्टर पढ़ता उसको हम हर चैप्टर से, इकोनॉमिक्स हर चैप्टर से लिंक कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इफ देयर इज अ राइज इन इनकम लेवल, इफ इनकम लेवल राइजेस, और हाँ ऑफ कोर्स इनकम लेवल राइज हो रहा है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स हर ऐसे तो है नहीं सिर्फ एक इंसान की बढ़ेगी, सबके इनकम लेवल राइज होंगे, ऑफ कोर्स उन सबका मन करेगा फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाने का, तो ये होता है. इससे क्या होता है, सर्विस सेक्टर इंक्रीजेज. ठीक है, दैट इज टर्शरी सेक्टर इंक्रीजेज, इनकम लेवल राइज होता है, इट विल लीड टू more services and raise the standard of living of individual. Raise the standard of living. All right, now the fourth part will be
ऑलराइट, तो पहले हम एक बार फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज बेसिक जो सर्विसेज होती है ना कंट्री इज नीडेड. तो ऑफ बेसिक सर्विसेज अगर हम सबको चाहिए तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू द टर्शरी सेक्टर का भी लेवल का इंक्रीज होता है. नेक्स्ट इज इफ देयर इज a development in primary and secondary sector, it will automatically lead to the development of tertiary sector. primary sector secondary sector की भी अगर development हो रही है तो tertiary sector में भी उसकी development हो रही है. थर्ड इज इनकम लेवल. अगर इनकम लेवल किसी का राइज हो रहा है, इनकम लेवल पहले से बेहतर हो रहा है, बेटर हो रहा है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू द सर्विस सेक्टर. कैसे सर्विस सेक्टर को लीड करेगा वो? बहुत सारे लोग दे विल ट्राई टू गो आउट इन ओपन एरिया, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, चाहे पहले नहीं जाते थे, बट देन ड्यू टू द लेवल ऑफ इनकम राइज दे विल गो, एंड ऑफ कोर्स दे विल इट विल ऑल्सो लीड टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज होता है. नेक्स्ट इज द फोर्थ वन जो पास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा चला था, दैट इज IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन communication technology. आई एम राइटिंग हियर, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है. विच मीन्स कि ये कुछ टाइम से ही ये हमारी जो ये वाली सर्विसेज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी राइज हो रही है. इसमें बहुत सारे लोगों को सर्विसेज मिली हैं, एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन हमारा पास्ट डिकेड से हमारा टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है. तो दीज आर द 4 रीजन्स जिसके चक्कर में हमारा जो टर्शरी सेक्टर है ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. इसका GDP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. रिलेटेड टू अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर भी राइज हुआ है, बट सबसे ज्यादा किसका राइज हुआ है? टर्शरी सेक्टर का. द सर्विसेज आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे. ऑलराइट, सो now let's study 2 more graphs. Now here the graph is telling us the share of sectors in GDP. again GDP का हम सेक्टर देखें तो ये भी 1973 to 1974 एंड दिस इज अगेन 2013 to 2014 का हमारे पास कंपेरेबल डेटा है. अगर हम शेयर ऑफ GDP देखें तो ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा था, एंड वो अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स वो कम हुआ है. द शेयर ऑफ GDP इज लेस. कम GDP हमको मिलता है कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से. नेक्स्ट इफ वी सी कि इट वाज रिलेटिवली स्मॉल, सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा GDP स्मॉल था, बट इट हैज़ लेड टू इंक्रीज हुआ है. बट अगेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है विल सी दैट टर्शरी सेक्टर में. यहाँ पे तो इंक्रीज था ही, बट यहाँ पे 2013-14 में विल सी इट हैज़ इंक्रीज्ड. ऑलराइट, सो दिस इज द शेयर ऑफ GDP in all the sectors, in all 3 sectors. Now the graph 3 tells us about share of sectors of employment. ठीक है, अब यहाँ पे GDP तो शेयर हो रहा है, the GDP का सेक्टर्स का हमने शेयर देखा तीनों उसमें, और ये भी हमें पता चला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर 40 ईयर्स हम काउंट करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है. ऑलराइट, लेकिन अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखें तो लेट्स सी कि एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ है. नाउ द ईयर्स हैव चेंज. यहाँ पे 72 और 73 देख रहे हैं हम, 1972-73, एंड यहाँ पे वी आर सीइंग 2011 and 12. Here we were seeing 2013 and 14. Here we are seeing 2011 and 12. तो there is a difference between the years also. ये भी ध्यान रखना है. ऑलराइट, तो अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट, भले ही यहाँ पे GDP कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर देखो एम्प्लॉयमेंट यहाँ तो ज़्यादा थी, बट यहाँ पे भी इफ यू विल सी इट इज़ ज़्यादा. एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा का मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. अगर बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं तो GDP क्यों नहीं राइज हुआ? GDP तो कम है ना. ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इज लेस अगर हम देखें तो. लेकिन अगर सिर्फ हम प्राइमरी सेक्टर का देख रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. तो इसका क्या मतलब हुआ? या तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग जुटे हुए एक काम करने के लिए जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है. GDP तो राइज नहीं हो रहा ना. अगर वहाँ पे कम लोग भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा. GDP राइज नहीं है उनका उस हिसाब से देखें तो. नेक्स्ट इफ वी सी
शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट अगर हम प्राइमरी सेक्टर का देखें तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का देखें तो पहले इट वाज रिलेटिवली लेस, मतलब कम लोग काम करते थे, बट देन उसके बाद इनिशियल डेज में कम था, ऑफ कोर्स उसके बाद ये वाले ईयर्स में इट हैज़ ग्रोन। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जीडीपी शेयर इज नाइस ऑफ टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम लोग हैं, बट देन द जीडीपी, द आउट प्रोडक्ट, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर। तो विच मीन्स इससे ये हमें पता लगता है जो हमारे लोग एम्प्लॉय हुए हैं दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें समझ आता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कैसा स्टेटस है। ऑलराइट, तो इसी को समझने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस समझते हैं। अब जैसे कि मैम ने आपको समझाया, जीडीपी अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर का, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, वहां पे हमें लगा कि प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी तो कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा वहां पे काम कर रहे हैं। अगर वहां पे, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि वहां पे लोग अगर कम कर दिए जाए, ठीक है, लोग तो हमने कम कर दिए तो जीडीपी को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन इतना उसका आउटपुट या उसका नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं है। विच मीन्स, तो ऐसा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जहां पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा हमें एम्प्लॉयमेंट समझनी पड़ेगी जहां पे ऑफ कोर्स लोगों के पास जॉब्स हैं और वो काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। ऑल राइट, तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग एक ही काम के लिए जुटे हुए जहां पे नीड नहीं है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आता है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयड मतलब एक इंसान अंडर एम्प्लॉयड है, विच मीन्स कि देर इज नो नीड ऑफ इतने सारे पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, द पीपल आर वर्किंग, और उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम उन लोगों को थोड़ा सा हटा दें तब भी द आउटकम विल बी सेम। सो पीपल आर अंडर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयड वेयर पीपल आर वर्किंग देन नेसेसरी, मतलब नेसेसरी नहीं है, वहां पे उनका काम करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कि वहां पे लोग काम कर रहे हैं बट उनकी जरूरत ही नहीं है, तब भी वो उतना ही काम हो पाएगा। आपकी बुक में एक लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जाम्पल, हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें यही बोला कि लक्ष्मी के पास एक लैंड है, ठीक है, वहां पे उसके 5 घर के मेंबर्स जुड़े हुए हैं काम करने के लिए। अगर वहां से हम 3 बंदे हटा देंगे, उन 3 बंदों को अगर हम कहीं और लगा देंगे तब भी उसका लैंड उतना ही ग्रो करेगा, तब भी वो अपने लैंड में जो 5 हेक्टर्स ऑफ लैंड उसका है वो उतना ही ग्रो कर लेगी। 2 बंदे वहां पे कर लेंगे, अगर हम उनको मतलब 5 बंदों जो काम जुटे हुए हैं करने में अगर उनको हटा दे तब भी वो लैंड ग्रो हो पाएगा और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। विच मीन्स कि वो जो अदर पीपल हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, मतलब उनकी वहां पे जरूरत नहीं है फिर भी वो जबरदस्ती वहां पे काम करने के लिए जुटे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इन लोगों को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयड, हमने समझा एम्प्लॉयमेंट का ही दैट इज अ क्राइटेरिया। एक और होता है जहां पे लोगों के पास दे हैव कैपेबिलिटीज, उनकी पोटेंशियल राइज है, तब भी वो छोटा काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 2 इन्हीं के बंदे देखें, अगर हम इनको लक्ष्मी के जो हमने वो देखा था ना एग्जाम्पल, बुक में जो एग्जाम्पल है, तो उस 5 लोगों को अगर हम उन 5 लोगों में से अगर हम 2 बंदों को सेकेंडरी, उनके अंदर पोटेंशियल भी है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा दें, कहीं जहाँ पे मशीन से, और वो कर भी पाएंगे। ऑफ कोर्स
तो उनके अंदर पोटेंशियल है वो काम करने की, बट वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द वर्क विद लक्ष्मी, और वो एक ही फील्ड पे सारे काम कर रहे हैं, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं अच्छा, वो कमा सकते हैं अच्छा, उनका इनकम लेवल भी राइज हो सकता है, बट वो नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जिनके अंदर पोटेंशियल भी होती है लेकिन वो वहीं काम नहीं कर रहे, मतलब उनके पास जॉब नहीं है, दैट इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे people have lot of capability, have a lot of capability and potential, but are working less than their potential, अपने potential से कम काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज disguised unemployment। disguised, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है, ओके, इट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने सीखी कि जहाँ पे काम लोगों का पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन वो कम काम कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, वो काम नहीं कर रहे उतना, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन हैज जॉब, पीपल आर वर्किंग, the people are working and they have a particular job and they're earning, okay, they have job and they're getting income, that is called employment। Unemployment is divided into two parts, जिसके अंदर पहले हमें पढ़ा underemployment and the other one is disguised unemployment। ठीक है, let us come to the next part now। how, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है कि पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब पोटेंशियल है और काम कर सकते हैं बट लेस कर रहे हैं, प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। सो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और हम क्या मेजर्स ले सकते हैं इनकी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। सो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो हाथ में ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, दिस all can be catered by government। government can take certain measures जहाँ पे government can take certain measures, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एम्प्लॉयमेंट में बदल के उन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट का एक तरह से टूल दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब लॉन्ग टर्म मेजर्स है, शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए मेजर्स ले सकती है, और ये हाथ में गवर्नमेंट के ही होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल है, बुक में लक्ष्मी का एग्जाम्पल है, तो हमने ये देखा उस एग्जाम्पल में कि कई बार जो होते हैं फार्मर्स जो होते हैं या जो रूरल एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास उनके सपोर्ट नहीं होता। तो उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, एक तो उनको सपोर्ट किया जा सकता है बाय हेल्पिंग देम, या उनके लोकल रूरल्स को बाय प्रोवाइडिंग देम मनी। ठीक है, अब मनी कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग देम मनी, या तो उनको मनी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब मनी कैसे प्रोवाइड करेंगे, दे कैन बी लोकल बैंक्स, लोकल बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, और वो लोन्स जो होते हैं
जिसमें उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शुड बी ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. तो क्या होता है कि जब ये लोग जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास दे आर रूरल लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास लैंड भी नहीं होता, तो इनको खेती बाड़ी करने के लिए मनी चाहिए ऑफ कोर्स. तो मनी क्या करते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं. उधार किन से लेते हैं, मनी लेंडर से. अब जो मनी लेंडर्स इनको उधार देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं. अब क्या होता है कि कई बार वो चुका नहीं पाते तो उनके ऊपर डेट आ जाता है, मतलब उनके ऊपर एक तरह से क्रेडिट के ऊपर भी उनके पास इतना ज़्यादा पैसा चढ़ जाता है कि वो उधार चुका नहीं पाते हैं. तो इस चक्कर में तभी कहते हैं ना फार्मर सुसाइड्स होते हैं, जब उनकी खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं होती है. प्लस दैट इज़ नॉट इन योर बुक, फिर भी आपको समझना चाहिए कि दैट इज़ नॉट, मतलब ये फार्मर सुसाइड नहीं है बुक के अंदर, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे कि लोग, मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनको मनी क्यों चाहिए होता है. एंड इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, मतलब ऐसा उन्होंने सिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे वो लोकल बैंक से क्रेडिट ले सके, उधार ले सके अपना काम करने के लिए, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका लो होगा, मतलब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा. जो उधार वो ले रहे हैं, जिस रेट पे ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट जो वापस उनको करना है वो कम होगा. तो दिस वे दे कैन डू इट. एंड उसके बाद इसी के अंदर दिस इज लॉन्ग टर्म मेजर, इसको इसलिए बोला है बिकॉज ये चलते हैं, मतलब ये थ्रू आउट चलता आ रहा है ऐसा. ऑलराइट. अब नेक्स्ट हम ये समझ रहे हैं कि कई बार क्या होता है, रूरल सेमी रूरल एरियाज होते हैं ना, जो बिल्कुल भी रूरल नहीं है, सेमी रूरल. ठीक है, सेमी रूरल एरियाज में अगर गवर्नमेंट सेमी रूरल एरियाज में कोई फैक्ट्री लगा दे या कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई मिल लगा दे, तो उनसे क्या होता है, उस एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से, पर्टिकुलर मिल से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को काम करने का एक मौका मिल जाता है. तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं केटर हो जाती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं. तो सेमी रूरल एरियाज में अगर गवर्नमेंट can set up factories or industries, so it can boost a lot of employment, और बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा और वो एम्प्लॉय हो सकेंगे. जहाँ पे वो दिस गाय इज अनएम्प्लॉयड, अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, और अंडर एम्प्लॉयड है जहाँ पे वो उनकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं केटर हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर. और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, मतलब अपना टाइम वेस्ट करके चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं बेसिकली. कोई इसमें वो नहीं है कि क्या पर्टिकुलर खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई कुछ भी काम कर रहे हैं. उसके अलावा देयर सर्टन मैल नरिश्ड बच्चे हैं जो मतलब इल हैं और बीमार हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती. तो ऐसे बच्चों के लिए, और ऐसे अगर गवर्नमेंट ऐसा भी प्लान करे कि उन बच्चों के लिए या तो हेल्थ वाले फैक्टर में, अगर वो बीमार हैं या मैल नरिश्ड हैं, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा क्रिएट कर दे, तो क्या होगा, अगर हम एक हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं सेमी रूरल एरियाज़ में, तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जैसे कि क्या चाहिए होता है, अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर में डॉक्टर्स चाहिए होती है, नर्सेस चाहिए होते हैं, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल सकती है. ठीक है. एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, विच मीन्स कि स्कूलों की कमी है. तो ऐसे अगर स्कूल बढ़ा दिए जाएं, स्कूल बनेंगे बहुत सारे एरियाज में, अगर स्कूल बनेंगे तो क्या होगा, टीचर्स रिक्रूट होंगी, लाइक माइंडेड पीपल, एजुकेटेड पीपल रिक्रूट होंगे, स्टाफ रिक्रूट होगा. छोटे छोटे एरिया, मतलब एक ही स्कूल में बड़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ें इंक्रीज होंगी. तो इस चक्कर में क्या होगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है. बट दैट इज ऑल्सो को लॉन्ग टर्म मेजर, कि मतलब ये ऐसा नहीं कि एक तुरंत हो जाएगा, इट नीड्स टाइम. द फोर्थ वन आई एम राइटिंग हियर, if government builds more schools and health related services, more schools बोल सकते हैं हम related to education,
एंड हेल्थ रिलेटेड दैट इज मोर हॉस्पिटल्स। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। ओके, दैट इज आई गेस ये समझ आ गया होगा, हेल्थ। ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म मेजर्स भी प्लान किए हैं। बहुत फेमस एक एक्ट था, ओके, दैट इज 2005 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, लिख देती हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बनाया गया था। ये एक राइट टू वर्क इसमें बताया गया था कि हर इंसान के पास काम करने का हक है। ठीक है, वो इंसान जो काम कर सकते हैं और वो इंसान जिनको काम की नीड है, दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड दोज पीपल हु नीड टू वर्क। ठीक है, people who are able to work, able to work and people who need to work। नीड टू, इन लोगों को, ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं, उनको एक बूस्ट दिया था इस एक्ट से, जिससे इसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी किए थे कि इनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो काम कर भी सकते हैं और जो काम करना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो करना नहीं चाहते उनको भी मिलेगा, जिनको मन है काम करने का, जो करना चाहते हैं और जो कर भी सकते हैं, जिनके अंदर जज्बा है वो काम करने का, उन लोगों को 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी थी। और बाई चांस अगर वो गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस भी देंगी। सो दिस वाज वेरी, इसमें क्या था, इट इज वेरी नाइस कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट गारंटी किए गए थे। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट, कि 100 डेज गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इन लोगों को काम भी मिलेगा या प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और बाई चांस अगर इफ गवर्नमेंट फेल्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतना काम नहीं है, तब भी वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस देंगी। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, की एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो सकती है। ऐसे मेजर्स है जहाँ पे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड देम मनी, गवर्नमेंट उन लोगों को, जो फार्मर्स हैं या लैंडलेस रूरल लेबर्स, उनको मनी दे सकती है। लोकल बैंक्स क्रिएट कर सकती है जहाँ पे उन लोगों को मतलब एक सपोर्ट मिल सके कि वो अपना काम कर सके। ठीक है, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। ऑन द अदर हैंड सेमी रूरल फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बहुत सारे लोग काम कर सकें। स्कूल्स बना सकती है, एक स्कूल सेटअप कर सकती है, हॉस्पिटल सेटअप कर सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिले। ऑन द अदर हैंड इन 2020 दिस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास इन 2005, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था देयर विल बी 100 डेज विल बी काउंटेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, और उन लोगों को जो काम कर सकती है और जो काम करना चाहते हैं। बाई चांस इफ गवर्नमेंट फेल्स देन गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगी जो काम नहीं, जिनको काम नहीं मिल पाया गवर्नमेंट के उससे। ठीक है, ऑलराइट।
नेक्स्ट लेट्स कम टू सेक्टर्स फर्दर डिवाइडेड। तो अब ये जो हमने सेक्टर्स किए, प्राइमरी, टर्जरी सेक्टर्स, ये ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, राइट। अब ये सेक्टर्स और भी डिवाइड हो सकते हैं इनटू इकोनॉमी के, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइज मतलब मैनेज्ड वाला। ऐसा तो नहीं है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वर्ड पहली बार सुना है, और ऐसा भी नहीं कि हमने अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड पहली बार सुना है। सो ऑर्गेनाइज्ड मीन्स, तो इसको ये बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है ना एकदम पॉजिटिव सा, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल सब मैनेज्ड है, ऐसा ही है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसी जॉब्स होती हैं जो जिनकी यू नो दैट इज फिक्स, ऐसे जो एंटरप्राइजेज हैं या ऐसे जो गवर्नमेंट से जॉब्स निकली हैं, ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज है, जहाँ पे क्या है, फिक्स्ड जॉब्स हैं, ऐसी जॉब जहाँ पे फिक्स्ड हैं, जहाँ पे रेगुलर है, जहाँ पे यू आर गेटिंग बेनिफिट्स, ऐसी जॉब जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेनिफिट्स लाइक आपको पीएफ मिल रहा है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। यू आर गेटिंग ग्रैटिट्यूड विच मीन्स आपको सराहा जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी यू आर ऑल्सो गेटिंग ग्रैटिट्यूड, जिसमें आपको सराहा जा रहा है। ऑल्सो यू आर गेटिंग लीव्स, मतलब आपको पेड लीव्स मिल रही हैं। आपको अगर आप काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप यू आर गेटिंग लीव्स, आपको पेड लीव्स मिल रही है, यू आर गेटिंग हॉलीडेज। सो दीज आर बेनिफिट्स यू आर गेटिंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यू आर गेटिंग हॉलीडेज, ओके। सो ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे आपको फिक्स्ड, आपकी जॉब रेगुलर है, जहाँ पे बेनिफिट्स है, एंड जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच आर ऑल्सो गाइडेड बाय द गवर्नमेंट, and those rules and regulations are, of course, there are proper rules and regulations, and these rules and regulations are followed by the government. मतलब गवर्नमेंट की जो सेक्टर्स को लेके, जॉब्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो टेक्निक्स है, जो स्कीम्स है, वो भी फॉलो की जा रही हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑलराइट, फॉलोड। और ऑल्सो दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मलाइज किया गया है, मतलब अगर आपको एम्प्लॉय किया गया है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, द सर्टन स्कीम्स, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, ग्रेटिट्यूटी आपको एक्ट है, बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट है। तो इससे क्या है, आपको गवर्नमेंट से भी, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड, कि गवर्नमेंट भी इसका एक प्रॉपर इसमें हाथ है, प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वो भी इसके अंदर मौजूद है, विच दैट इज वाई इट इज नोन एज अ फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, एंड दे गेट प्रॉपर लीव्स, प्रॉपर बेनिफिट्स हैं, फिक्स्ड है, रेगुलर, आपको कोई काम से बाहर नहीं निकाल सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी कंपनी या एंटरप्राइज में जुड़े हुए हो, दे विल ऑल्सो गिव यू रिटायरमेंट। अगर आपने काम किया है, एट द एंड ऑफ द डे, लाइक नॉट एट द एंड ऑफ द डे, बट एट द एंड ऑफ, जैसे आपका वर्क पीरियड खत्म होता है एट अ पर्टिकुलर एज, यू विल गेट रिटायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल मैनेज चल रहा है, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑन द अदर हैंड इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे मे बी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बट वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे। मे बी ऐसी जॉब्स जहाँ पे jobs where rules and regulations are not followed, ठीक है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, मे बी वहाँ होंगे बट नहीं है, वहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, जॉब्स आर नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे आपकी जॉब फिक्स भी नहीं है, एंड दे आर नॉट रेगुलर ऑल्सो।
ठीक है, यहाँ पे कभी भी आपको काम पे रख सकते हैं और कभी भी आपको काम से, अगर वहाँ पे काम नहीं है तो आपको निकाल भी सकते हैं. देयर इज नो फिक्स सिक्योरिटी. यस, हियर दे हैव सिक्योरिटी. ओके, यहाँ पे देयर इज सिक्योरिटी ऑफ जॉब. आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. सिक्योरिटी ऑफ जॉब. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो सिक्योरिटी. वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, विच मीन्स कि अगर काम है तो आपको रख लिया, अगर काम नहीं है तो आपको बिना कुछ कहे आपको निकाल भी सकते हो और आपको इसमें कोई से भी नहीं होता. और बहुत सारे इंडिया के पीपल, इंडियन हमारी जो ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स में लोग रख लेते हैं लोगों को, तो ये सब आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ये बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं इसके अंदर. अगर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तभी यहाँ पे इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है. यहाँ पे लोगों को रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पे रख सकते हैं. एंड इसमें क्या होता है, पीपल गेट एक्सप्लॉइटेड. बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, दे गेट. तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इसका ये आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये आता है कि यहाँ पे बहुत सारे पीपल एक्सप्लॉइट होते हैं. बहुत सारे रूरल एरियाज, अगर शहर वाला नहा जाके अर्बन एरियाज में, ऑफकोर्स इन अर्बन एरियाज ऑल्सो पीपल गेट exploited. In rural areas where people get exploited and there is no protection, so government needs to protect them, government needs to support them. तो ये सब government ही कर सकती है. all right, so people get exploited ठीक है, and they get alienated also. ठीक है, वो काम करके एलिनेट हो जाते हैं, काम कर रहे हैं, देयर इज नो सपोर्ट. एंड अर्बन एरियाज में अगर देखें तो देयर इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. in unorganized sector there is, in urban areas there is social discrimination. So only government can help these people and government need to support these workers, support these people who are in unorganized sector. all right, so with this we have completed our organized sector and unorganized sector as well. Now sectors in terms of ownership. अब sectors को और भी divide किया जाता है, और भी classify किया जाता है in terms of ownership. ownership के बिहाफ पे भी सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है. अब कौन से कैसे डिवाइड करेंगे ओनरशिप के हिसाब से? फर्स्ट विल बी on the basis of assets and the delivery of assets. And delivery, that's it. Okay, on the base of assets and delivery of. all right, तो जैसे कि आते हैं दो, जिस दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट. अगर हम पब्लिक देखें तो पब्लिक इज ऑल गाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास ही क्या होते हैं, सारे एसेट्स होते हैं और गवर्नमेंट ही डिलीवर करती है. सो दिस इज ऑल, यहाँ पे इट इज गाइडेड बाय गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट से गाइड की जाती है दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओनरशिप. यहाँ पे सारी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हैंड में होती है. ओके, गवर्नमेंट ही उसको गाइड करती है, गवर्नमेंट ही उसको, उनके पास सारे एसेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ही उसको डिलीवर करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, दैट इज रेलवे. रेलवे इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास ही सारे एसेट्स है और गवर्नमेंट भी उसको डिलीवर कर पा रही है हम लोगों तक. एंड देर इज नो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी चाहिए होता है, बट प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव. द मेजर मोटिव. ओके, प्रॉफिट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट. कैसे करती है, हमसे टैक्स लेती है, बट ऑफ कोर्स प्रॉफिट इज नॉट ओनली द मेजर मोटिव.
कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें भी सपोर्ट करती है, एज कंज्यूमर्स हम लोगों को भी सपोर्ट करती है, एज गवर्नमेंट फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है। तो वो कैसे सपोर्ट करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को राशन, डू रिमेंबर राशन कार्ड और राशनिंग होती है, जब लोगों को राशन दिया जाता है तो कौन देता है, वो गवर्नमेंट देती है। कैसे देती है, वो फार्मर से फेयर प्राइस पे खरीदती है, ठीक है, वो फेयर प्राइस है फार्मर्स पे, गवर्नमेंट फार्मर से फेयर प्राइस पे खरीदी एंड देन वो स्टॉक कर लेती है, एंड वो धीरे 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 कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको राशन कार्ड के हिसाब से मिलता है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रही, ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट, बट देन एट द कॉस्ट, वो थोड़ा सा कॉस्ट अपनी तरीके से भी खर्च रही है ताकि वो लोगों को मिल सके। गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस जरूर लेती है, बट देन इट ऑल्सो हेल्प्स अस कि जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी काम, मतलब उनको भी ये सब चीज़ें मिल सके, उनको भी एसेट से डिलीवरी हो सके। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट मेजर मोटिव नहीं होता उनको प्रॉफिट अर्न करने का, होता है, बट देन इट ऑल्सो गाइड्स, इट ऑल्सो हेल्प्स अस, हम एज कंज्यूमर्स को भी वो हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो होती है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, सारा जो एसेट्स होते हैं वो सिर्फ ओनर्स के हाथ में होता है एंड उनका मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का। मेजर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मेजर मोटिव होता है, जो कि गवर्नमेंट का नहीं होता। गवर्नमेंट का भी होता है, बट देन गवर्नमेंट ऑल्सो थिंक्स अबाउट देयर पीपल। बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर हम देख रहे हैं अगर हम ओनरशिप के हिसाब से, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मतलब बेसिकली वो हम बेसिकली क्या कहते हैं, वो अपना सिर्फ मोटिव जिसको रख रहे हैं दैट इज प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट ही कमाना है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज टाटा आयरन स्टील कंपनी, विच इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। ये एक तरह से एक प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है जहां पे ऑफ कोर्स द मेजर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए नाउ इफ वी कम टू द पब्लिक सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट रन करती है, तो गवर्नमेंट हैज सर्टेन ड्यूटीज एज वेल। गवर्नमेंट के पास और भी ड्यूटीज होती हैं कि वो हमेशा अपनी जो पब्लिक है उसका भी ध्यान रख सके। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग वो क्या करते हैं, दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ही पूरा कर सकती है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर, दे आर लॉट ऑफ मैल नरिश्ड चिल्ड्रेन, मैल नरिश्ड पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है, जो जिसका ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट ही रख सकती है। ऑलराइट, ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, रिलेटेड टू देयर लिटरेसी रेट, कि कितने लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिखे हैं, जो हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू लिटरेसी, दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, कि ये सब हाथ में किसके होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट्स, उनको अपनी पॉपुलेशन का ध्यान कैसे रखना है, कि उनको एजुकेशन सेक्टर में भी देखना है, उनको किस सेक्टर में देखना है, ऐसे और सेक्टर्स में देखना है जहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट भी हो। अगर हम डेवलपमेंट वाले चैप्टर को इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें तो उसमें यही होगा कि गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट्स वो लोगों का ध्यान भी रख रहे हैं, ठीक है। बी इट हेल्थ सेक्टर, बी इट एजुकेशन सेक्टर, बी इट देयर पूरा डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट अगर देखें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑल देयर पब्लिक्स डिमांड्स, और कैसे उनकी पब्लिक रन कर रही है। So this is how we have completed our chapter of sectors of Indian economy, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट किया। फिर हमने पढ़ा कि विच सेक्टर इज ग्रोइंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू नहीं 40 ईयर्स। तो हमने देखा टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। टर्शरी सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसके हमने डिफरेंट रीजंस पड़े, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा था, टर्शरी सेक्टर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी सेक्टर दे आर ऑल इंटरलिंक्ड, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड कि वाई दिस इशू ऑफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ जीडीपी, और हमने जो दो ग्राफ्स पढ़े दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट वाला, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो वी स्टडीड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड क्यों होते हैं और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड क्यों होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा देयर आर वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ना अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज हमने ये भी पढ़ा कि जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, 3 सेक्टर्स वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई इनटू पब्लिक सेक्टर, ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मेजर द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, and on the other hand public sector में government has all the duties कि apart from earning profit वो लोगों का भी ध्यान रख सके। By this we are completing our chapter of sectors of Indian economy. I hope this is all clear. You can post your doubts and comments in the comment section. Also you can use Telegram link which is below this YouTube वीडियो, जहाँ पे आप और अपनी क्वेरीज को इतना ज़्यादा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते तो वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अच्छे से। चिल्ड्रन, तो अभी हमने देखा था कि चैप्टर 1 में आपके बहुत सारे डाउट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट चैप्टर की क्या हमने BMI और HDI को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ये देखा था लास्ट में कि इनकम, ऑफ कोर्स इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जहाँ पे हम अपनी एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम इनकम देयर आर अदर सर्टेन क्राइटेरिया, जिससे भी अपार्ट फ्रॉम इनकम मतलब इनकम के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देन हमने पढ़ा लिटरेसी रेट, ठीक है, और फिर हमने हेल्थ वाली पब्लिक हेल्थ एंड रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर बेसिकली। अब इसके अलावा हमने ये पढ़ा ना, इनकम के अलावा ये सर्टन चीज़ें जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम अपने देश की डेवलपमेंट देखें। तो डेवलपमेंट में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट BMI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ से आता है? ये इसलिए आता है जब हम हेल्थ सेक्टर देखते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर के अंदर अभी हमने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, हमने ये देखा ना कि गवर्नमेंट के हैंड में होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स अस, गवर्नमेंट के हेल्प से ही हम ये सब चीज़ें आगे कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम हेल्थ सेक्टर देखिए अपना, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर देयर ऑफ कोर्स द पीपल, सर्टेन पीपल वो मैल नरिश का मतलब होता है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, जितना उनका स्टेट ऑफ बॉडी मेंटेन होना चाहिए वो नहीं मेंटेन हो पाया। दैट इज द रीजन व्हाई वी कैलकुलेट BMI हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि बहुत सारे बच्चे रूरल एरिया में, बहुत सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग रूरल एरिया में अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं, अपने आप को बॉडली डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं, वो नरिश्ड हैं या मैल नरिश्ड हैं। दिस इज द रीजन वी चेक देयर BMI, ठीक है। अब BMI को क्या बोलते हैं? BMI को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज अ फॉर्मूला जिससे BMI हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेट इन केजीज। हमारा वेट होना चाहिए केजीज के अंदर, हमारी हाइट होनी चाहिए डिवाइडेड बाय हाइट इनटू मीटर एंड मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे हमें BMI पता लग जाएगा। तो मेजर फॉर्मूला हमारा ये नहीं था कि मैथ्स में जाके BMI कैलकुलेट करें। ऑन पेज 40 और 41, 90 या 91 आपकी बुक में पूरा सर्टेन क्राइटेरिया दिया गया कि किसका BMI अगर कितना है तो नरिश्ड है या मैल नरिश्ड है, ठीक है। हमारा मुद्दा जो था वो मैथ्स में नहीं था कि हम BMI इसलिए कैलकुलेट करें कि हम BMI इसलिए कैलकुलेट करें कि हम मैथ्स का पूरा वो जान सके। हमारा मुद्दा यही था BMI कैलकुलेट करने का, BMI समझने का, कि हम ये देख सके कि लोग नरिश्ड हैं या मैल नरिश्ड, और वो क्या है, वो गवर्नमेंट के अदर इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के जो हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ये देखें हेल्थ इशू, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ अगर अच्छी होगी लोगों की तभी लोग डेवलप कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है कि एक इंसान, ह्यूमन मतलब लोग डेवलप कैसे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन सेक्टर में दे शुड बी लिटरेट, और उसके बाद उनकी पर कैपिटा इनकम दैट इज इनकम जो हमारा एवरेज इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम के अंदर भी, इंडेक्स के अंदर भी 3 चीज़ें आती है, दैट इज ऑफ कोर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देख सकते हैं जिस, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं,
हम ये देख सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कितना फ्लरिश हो रहे हैं हम, कि कितने लोग एंड ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं पर कैपिटल का मतलब इनकम भी इज इम्पॉर्टेंट। और हमारे बुक में एक ग्राफ है, मतलब एक टेबल है जिसमें हमें ये पता लगता है कि श्रीलंका हैज 74, उसका जो अगर हम रेशियो देखें उनकी श्रीलंका की जो एक्सपेक्टेंसी अगर हम प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सबसे ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज इनकम के अलावा उसकी अदर क्राइटेरिया जो है, बीट हेल्थ, बीट एजुकेशन, की बहुत सारे लोग कैसे कमा रहे हैं वहाँ पे, कितना डेवलप कर रहे हैं, लिटरेट है कि नहीं, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो ये सब चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं ये वही हैं। सो ह्यूमन, और ये UNDP which means there was a report by United Nation Development Program जिसमें एक रिपोर्ट की गई थी which is 2018 की रिपोर्ट, जहां पे यही बताया गया था कि श्रीलंका हैज अपार्ट फ्रॉम इनकम, उनका जो HDI है दैट इज हाई, उनका हाई इसलिए है क्योंकि इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स में भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो दिस इज द मेजर मोटिव ऑफ BMI एंड HDI। BMI क्या होता है, HDI क्या होता है, BMI को क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स देखने हैं। HDI ऑल्सो मीन्स कहीं ना कहीं सेम, ठीक है, हम इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी देखते हैं अगर हम अपने नेशन को, अपने देश को डेवलप देखते हैं तो। ऑलराइट, सो विद दिस हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर का BMI और HDI भी कहीं ना कहीं जस्ट पढ़ लिया है, प्लस हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ लिया है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट of course we will revise, these are the questions or these are fill in the blanks from your exercise book only, textbook only. So let's start. Most of first, number 1, most of the workers in the dash sector enjoy job security। कि job security किसमें होती है, of course कौन से सेक्टर में होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी मिलती है। Next, a dash proportion of laborers in India working in the unorganized sector, मतलब unorganized sector में कितने लोग काम कर रहे हैं according to, मतलब as compared to organized sector, तो unorganized sector में large amount, बहुत ज़्यादा people, like बहुत ज़्यादा proportion of laborers in India are working in unorganized sectors, ठीक है। Next, employment in the service sector डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट, आप यहाँ पे यूज करें सेम एक्सटेंट, ठीक है, ध्यान में रखना, एज द प्रोडक्शन, मतलब पूछ रहे एम्प्लॉयमेंट, टर्जरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर प्लस प्रोडक्शन सेक्टर जैसे सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या मतलब सेम एक्सटेंट पे हो रहा है कि कैसा एक्सटेंट हो रहा है, ऑफ कोर्स ये सेम एक्सटेंट पे नहीं हो रहा, टर्जरी सेक्टर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है अगर हम देखें तो, बट नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक का आंसर विल बी employment in the service sector has not increased to the same extent as production, मतलब ये ज़्यादा हो रही है, तो सेम एक्सटेंट नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, हैज़ नॉट इंक्रीज, सेम एक्सटेंट पे वो सेम राइज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, कौन कौन, टर्जरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि किसके पास ज्यादा एसेट्स हैं और कौन डिलीवरी कर रहा है, मतलब कितना डिलीवरी कर रहा है, तो ओनरशिप हो गया, तो ओनरशिप गवर्नमेंट के हैंड में होती है, एक जो पब्लिक सेक्टर बताते हैं और एक होता है प्राइवेट सेक्टर जो जिनका अलग ही एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है। सो हम पूछ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का बेसिस क्या होता है, ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ownership. All right, so next with this we have done a revision of sectors of Indian economy. Now the fly high question one more time, remember मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इको के, इकोनॉमिक्स के फ्लाई हाई क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के बच्चे जो मैं नाम लेती हूँ उनके आंसर्स इकोनॉमिक्स वाले में ही आई विल से, और जो पॉलिटिकल साइंस वाला फ्लाई हाई क्वेश्चन है उसका आंसर प्लस उसके किड्स के नाम आई विल से इन पॉलिटिकल साइंस वाले लेक्चर। Alright, let's start. So this you have to give, आपको लिखना है comment section में, the type of employment where people work less than their potential.
अपने पोटेंशियल से लेस काम कर रहे हैं उसको कौन सी एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ओके, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, इन डैश सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस. डिलीवरी ऑफ सर्विस और एसेट्स कौन सी में गवर्नमेंट ओन करती है? अच्छा, गवर्नमेंट ओन करती है. ठीक है, कर लोगे, बहुत अच्छा सा है. ओके, सो दिस इज द फ्लाई हाई क्वेश्चन एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर sectors of Indian economy. Those questions you can write like this, number 1 and number 2. All right children, चलो, आई होप आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड देन विद वी हैव कंप्लीटेड इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स. अब पढ़ लो, स्टार्ट कर लो, बहुत खेल लिया, ठीक है, बहुत हंसी मजाक हो गया. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. सो नाउ बी सीरियस एंड स्टार्ट स्टडिंग. वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म, in the next lecture onwards. Okay, thank you children, see you, bye bye. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.